Hello participants. So yesterday we were talking about the section 29 which was related to infringement. आज हम लोग section 30 करेंगे उसी chapter का और कोशिश होगी कि आज मैं इसको complete कर दूं इस particular chapter को. अभी तक तो हमने ये समझ लिया था कि इन्फ्रिंजमेंट किस किस सिचुएशन में होता है. अभी हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्फ्रिंजमेंट कब कब नहीं होगा. लिमिट्स ऑन इफेक्ट ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क सेक्शन 30 है. सेक्शन 30 का 1 कह रहा है कि किसी को भी हम लोग इन्फ्रिंजमेंट नहीं मानेंगे अगर उसका उस पर्टिकुलर वर्ड को ऑनेस्ट प्रैक्टिसेस में यूज किया जा रहा है जो कि इन रिलेशन टू इंडस्ट्रियल और कमर्शियल मैटर्स है. यानी आपने किसी को धोखा नहीं दिया है या फिर आप कोई अनफेयर एडवांटेज नहीं ले रहे हैं या फिर आप जब यूज कर रहे हैं तो आप उसको किसी के लिए वो डेट्रीमेंटल नहीं हो रहा है या फिर उसके डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर को खत्म नहीं कर रहा है या उसके रेपुटेशन को वो खराब नहीं कर रहा है. वो नहीं माना जाएगा कि इन्फ्रिंजमेंट है. ठीक है. दूसरा सिचुएशन कहता है कि ये इन्फ्रिंजमेंट तब नहीं होगा वेयर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द गुड्स और सर्विसेज और वो इंडिकेट कर रहा है कि ये किसका काइंड क्या है, क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है या इंटेंडेड पर्पस क्या है, वैल्यू, ज्योग्राफिकल ओरिजिन या टाइम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स क्या है. जैसे फॉर एग्जांपल आप जब सिल्क का साड़ी खरीदते हैं तो आपने देखा होगा उसके साथ एक टैग लगा रहता है जो कि सिल्क मार्क है. वो सिल्क मार्क जो है वो जो साड़ी बेचने वाला या साड़ी मैन्युफैक्चरर वो ओन नहीं कर रहा है. वो मार्क एक्चुअली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दे रही है जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन है. ये उन साड़ीज के लिए दे रही है जो कि ओरिजिनली सिल्क से बने हैं. तो आप ये क्या बता रहे हैं वहां पे, काइंड बता रहे हैं और आप दूसरे का मार्क यूज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट पे ये बताने के लिए कि वो काइंड उसका क्या है. यहाँ पर वो इन्फ्रिंजमेंट नहीं है ऑल्दो यू आर यूजिंग इट ऑन योर ओन प्रोडक्ट समवन एल्सेस मार्क. तो बट ये इन्फ्रिंजमेंट नहीं है. अगर ये किसी कंडीशन या लिमिटेशंस के साथ वो रजिस्टर हुआ है मार्क, चाहे वो गुड्स है या सर्विसेज है, जैसे कोई एरिया में ही आप कर सकते हैं तो वहां पे भी अगर उस लिमिट में कर रहा है और उसको वो अलाउड है तो वहां पे भी वो इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगा. उसके बाद कहता है द यूज बाय अ पर्सन ऑफ अ ट्रेडमार्क इन रिलेशन टू गुड्स कनेक्टेड इन कोर्स ऑफ ट्रेड विद द प्रोप्राइटर और अ रजिस्टर्ड यूजर ऑफ ट्रेडमार्क इफ as to those goods or a bulk of which they are form part of, the registered proprietor or registered user conforming to the permitted use has applied the trademark and has not subsequently removed or obliterated it or has any time expressly or impliedly consented to the use of trademark. यानी सपोज करो कि आप एक कार देखने गए, सपोज कीजिए वो हुंडई की कार है पर उसमें उन्होंने जो शीशा यूज किया है वो मे बी कोरा का है. तो वहां पे उन्होंने कोरा उस पर लिख रखा है शीशे पे कि वो बताने के लिए कि वो उसका है. तो यहाँ पर कार तो ये हुंडई की है पर उसमें वो एसेसरीज उन्होंने लगा रखा है वो दूसरी कंपनी का है. तो यहाँ पे वो उसको मिसयूज नहीं कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ये इसका है और यहाँ पर अगर वो अपने प्रोडक्ट पे यूज कर रहे हैं तो अगेन वो इन्फ्रिंजमेंट नहीं कहलाएगा. उसी तरह से ये सर्विसेज के लिए है. तो यहाँ पे गुड्स था, यहाँ पे सर्विसेज के लिए है. ठीक है. जैसे मान लीजिए कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कावेरी रेस्टोरेंट है, उससे मैं खाना मंगा रहा हूँ थ्रू जोमेटो. तो जोमेटो ने अपना सेलोटेप लगाया है कावेरी के प्रोडक्ट के ऊपर, तो अगेन वहां पे वो इन्फ्रिंजमेंट नहीं कर रहा है. The use of trademark by a person in relation to goods adapted to form part of or to be accessory to other goods or services in relation to which the trademark has been used without infringement of the right given by the registration under this act और फॉर द टाइम बीइंग इज यूज. जैसे मान लीजिए कि आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल में मे बी आपने स्क्रीन गार्ड किसी और का लिया है उस कंपनी ने, तो यहाँ पर वो दूसरे की एसेसरी लगा रहे हैं बट वो इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगा. being one or मान लीजिए ये use of registered trademark being one of two or more trademarks registered under this act which are identical or nearly resemble each other. तो यहाँ पर मैं अपने मार्क को यूज करने में उनका मार्क हो सकता है ऑटोमेटिकली मेरे साथ अटैच होके आ रहा हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जनरल ये में देखूं तो एप्पल मार्क आप समझते हैं कि एप्पल किसी कंपनी का
लोगो भी है, डिवाइस भी है और नेम भी है। और आप जो है आपके टर्म में एप्पल आ रहा है। सपोज करिए आपने नाम रखा स्वास्तिक एप्पल, तो आपने वो एप्पल के साथ में उसको रजिस्टर कराया है, तो यहाँ पर भी आप जो वो यूज कर रहे हैं उसमें आप इंफ्रिंजमेंट नहीं कर रहे हैं। Whether goods bearing a registered trademark are lawfully acquired by a person, जैसे आपने उससे मे बी लाइसेंस करके लिया है, या फिर आपने एक्विजिशन में लिया है, या फिर आपने मे बी असाइनमेंट में लिया है, तो फिर यहाँ पे भी अगेन आप इंफ्रिंजमेंट नहीं कर रहे हैं। shall not apply, which is this one, आपने लिया है उनसे मे बी लाइसेंस के थ्रू लिया है, लॉफुली एक्वायर किया है, लेकिन अगर वो लेजिटिमेट रीजंस को एग्जिस्ट कर रहा है तब तक तो ठीक है, बट अगर वो इलेजिटिमेट कर रहा है तो फिर वो इंफ्रिंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज 31, रजिस्ट्रेशन टू बी प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ वैलिडिटी। बहुत क्लैरिटी यहाँ पर ये समझिए कि आपको अगर अपने मार्क को इन्फ्रिंजमेंट से बचाना है, या फिर किसी और पे आप ये केस कर रहे हैं कि उन्होंने इन्फ्रिंज किया है, तो यहाँ पे सारे जो लीगल प्रोसीडिंग्स होते हैं, इन सारे लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए जरूरी है कि रजिस्ट्रेशन हुआ हो, आपने उसके लिए अप्लाई किया हो। जैसे मैंने पहले ही बताया है, अगर नहीं आपने किया तो आपके पास कॉमन लॉ कोर्ट का दरवाजा खुला है, बट फॉर आईपीआर पर्पस इट इज रिक्वायर्ड दैट यू हैव इट वैलिडली रजिस्टर्ड, तभी ये लीगल प्रोसीडिंग्स उस पर अप्लाई होगा, इंक्लूडिंग सेक्शन 57। अब सेक्शन 57 क्या है, वो करेक्शन से रिलेटेड है, जिसको कि हम लोग बाद में बात करेंगे। उसके अलावा जैसे मान लीजिए ये असाइनमेंट और ट्रांसमिशन होता है। असाइनमेंट मैंने बताया कि मैं किसी को इसको, असाइनमेंट मीन्स मैं इसको अपने मार्क को किसी को बेच देता हूँ, क्योंकि वो एक मेरी एसेट है, तो मैं उसको किसी को बेच रहा हूँ। तो जब मैं बेच रहा हूँ तो मैं साइन कर रहा हूँ, या फिर मैं मर जाता हूँ तो मेरे जो बच्चों को मिलेगा एज एन एसेट, वो मेरा ट्रांसमिशन होगा, मतलब लीगल एयर्स को जो मिलेगा। तो यहाँ ये दोनों टर्म्स भी तभी अप्लाई होते हैं जब मैंने जिसने असाइनमेंट में उसे लिया है या जिसने ट्रांसमिशन में उसे लिया है, वो उस चीज को अपने नाम पर रजिस्ट्रेशन करवा ले, तभी वो उस पर अप्लाई होगा। कहता है कि अगर सेक्शन 9 में, आपको याद होगा सेक्शन 9 जो है वो ये बता रहा था कि किस किस मार्क को हम लोग रजिस्टर नहीं करते, यानी एब्सोल्यूट ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूजल क्या है। तो अगर मान लीजिए उसमें आ रहा है, बट आपका बिफोर रजिस्ट्रेशन आप कई सालों से उसको यूज कर रहे हैं और वो एक नाम बन चुका है, तो वो सेक्शन 9 वहां पे अप्लाई नहीं होगा, लीगल प्रोसीडिंग्स वहां पे अप्लाई करेंगे, और even though it is objected under section 9. Protection of registration on grounds of distinctiveness in certain cases, जैसे मैंने बताया सेक्शन 9 का 1 जो है, सबसेक्शन 1, वो अप्लाई करता है फॉर एब्सोल्यूट ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूजल। अगर वो बहुत कॉमन टाइप का नाम है, फॉर एग्जांपल कोई बच्चों का कपड़ा बेच रहा है और उसने लिख रखा है अपने नाम का चिल्ड्रंस ड्रेसेस, तो फिर क्या हो गया, वो जेनरिक हो गया और वो उसको वो नहीं दे सकते हैं रजिस्ट्रेशन। ठीक है, बट ये कहते हैं कि अगर वो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर एक्वायर कर लिया है विथ टाइम, बहुत सारे ऐसे आप देखेंगे नाम जो है वो कहते तो वही चीज है जो जो वो बेच रहे हैं, उनका नाम वही है, लेकिन वो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हो जाता है, इसलिए हो जाता है क्योंकि उन्होंने कई सालों से उसको बेचते 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 अब एक नाम बना लिया है मार्केट में उससे रिलेटेड, तो वो उनको मिल जाता है। इफेक्ट ऑफ एक्विसेंस, एक्विसेंस का मतलब क्या हुआ, अपने आपको पता है कि कोई आपके मार्क को यूज कर रहा है, कोई आपके मार्क को अपना मार्क कह के बता रहा है या बेच रहा है, या वो अपने प्रोडक्ट्स पे आपका मार्क लगा रहा है, आपके तरह का मार्क लगा रहा है, तो आप यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको ये पता है, तो आपने विलफुली नेग्लेक्ट किया है उसे कि जाने दो, उसे करने दो। तो अगर ये फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years हो गया उनके यूज करते करते और आपके नेग्लेक्ट करते करते, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आपको वो इन्फ्रिंजमेंट के लिए आप क्लेम उसके अगेंस्ट नहीं कर सकते हैं। Being aware of that use, it shall no longer be entitled on the basis of that earlier trademark to apply for declaration that the registration of latter mark is invalid. आप नहीं कर सकते हैं, या फिर आप अपोज भी उसको नहीं कर सकते। ठीक है, अगर
ये बात प्रूव हो जाए कि उन्होंने जो यूज किया है वो गुड फेथ में किया है। कई बार ऐसा होता है, मैं आपको एग्जांपल्स में बताती हूँ कि मैं उस तरह का मार्क यूज कर रहा हूँ, तो मैंने उनको मेल किया है, मैंने उनको लेटर भेजा है ये कह के कि मैं ये यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस एरिया में यूज करने के लिए लोग अब जान गए हैं, ये मैं आपसे परमिशन ले रहा हूँ। मैंने जवाब नहीं दिया, उन्होंने जवाब नहीं दिया मेरे मेल का, मेरे लेटर का उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो मैंने ये मान लिया कि उनको कोई ऑपोजिशन है नहीं। तो यानी मैंने गुड फेथ में उसको लिया। हो सकता है उनको वो लेटर नहीं मिला, हो सकता है उन्होंने वो मेल नहीं पढ़ा, पर मैं उसको यूज कर रहा हूँ गुड फेथ में। तो जब तक मैं गुड फेथ में यूज कर रहा हूँ, देयर विल बी नॉट मच ऑफ एन ऑब्जेक्शन आफ्टर 5 years। ठीक है। So he is not entitled to oppose it. The exploitation of earlier trademark, notwithstanding that the earlier mark may no longer be invoked against his later trademark. 34. Saving for vested rights. Nothing in this act shall entitle the proprietor or a registered user of registered trademark to interfere with or restrain the use by any person of a trademark identical with or nearly resembling in the relation to goods or services in relation to which that person or a predecessor in title of his has continuously used that mark from a date prior। कौन सा डेट प्रायर? कहने का अर्थ इसका ये है कि मैं हो सकता है अपने मार्क को रजिस्टर करा लिया हूं, लेकिन इस मार्क को ऑलरेडी कोई यूज कर रहा था मेरे रजिस्टर करने से पहले, मेरे यूज करने से पहले कोई और उसको यूज कर रहा था। तो उस समय या फिर उसका उसका में भी फादर, उसका में भी चाचा यूज कर रहा था, तो वो जो है वो प्रोप्राइटर या फिर उसका प्रोड्यूसर जो है उस टाइटल को यूज कर रहा था तब से, जब से मेरे रजिस्टर करने के पहले से। यानी कि मैं पहली बार डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है फर्स्ट मेंशन ट्रेडमार्क जो है उसमें कर रहा था, तो मैं उसको इन्फ्रिंजमेंट नहीं मानूंगा या फिर कोर्ट उसको इन्फ्रिंजमेंट नहीं मानेगी। Saving for use of name, address, or description of goods or services. Nothing in this act shall entitle the proprietor of a registered user of a registered trademark to interfere with any bona fide use by a person of his name or that of his place of business or of the name of the place of business or any of the predecessor in his business or the use of any person of any bona fide description of the character or quality of his goods or services। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। एक बहुत फेमस क्रिकेटर थे और इंडिया के ही, और ही वॉज अ टी टॉटलर, बट देर वॉज अनदर बिजनेस ओनर हु हैड अ बार इन हिज नेम, और वो उसी नाम से, जिस नाम से क्रिकेटर का नाम है उस नाम से उन्होंने अपना बार स्टार्ट किया था। अब ये नेम इनका भी खुद का था। तो यहाँ पे जो फेमस क्रिकेटर थे इन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि मैं टी टॉटलर हूँ, इससे मेरी इमेज खराब होती है और पर्सनालिटी राइट्स भी होते हैं कुछ। तो यहाँ पर वो बोले कि मैं क्यों नहीं यूज करूं, ये मेरा खुद का नाम है, तो मैं अपने नाम को खुद क्यों नहीं यूज करूं। अब मैं कोई और का अगर सिमिलर नेम है तो व्हाट कैन आई डू अबाउट दैट। सो दिस इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू से ओवर हियर। Saving for words used as name or description of an article or substance or service। अब यहाँ पर किसी, जैसे मान लीजिए कि कोई वुड का फर्नीचर है, तो वुड से वो वुड को डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, तब तक तो ठीक है। पर सपोज कीजिए जैसे वुडलैंड है, वुडलैंड एक बहुत फेमस ब्रांड है शूज का, शूज एक्सेसरीज का, तो वो जो है वो वुड वर्ड यूज कर रहे हैं और कोई वुड का फर्नीचर यूज कर रहा है, तो उसने डिस्क्रिप्शन में वुड डाला है और इनका नाम है वुडलैंड, तो वो उनको रोक नहीं सकते कि आप उसको यूज मत कीजिए, वो इन्फ्रिंजमेंट हो जाएगा। तो यहाँ उन्होंने कहा कि जब इनका, मान लीजिए वुडलैंड ऐसा बहुत फेमस ब्रांड है, बहुत एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है, उस समय ये कहना कि नहीं मैं वुड यूज करूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर मैं वुडलैंड से ला रहा हूं तो मैं वुडलैंड यूज करूंगा या लैंड यूज वुड करूंगा, तो फिर वहां पर वुडलैंड ऑब्जेक्ट कर सकता है, बिकॉज वुडलैंड जो है वेल नोन एंड एस्टैब्लिश्ड नेम है। या फिर कोई ऐसी चीज जो कि पेटेंटेड की गई है और उसको 2 years अभी पूरे नहीं हुए या 2 years हो भी गए लैप्स होते हुए, लेकिन वो जो पेटेंटेड चीज है उसका, उस वर्ड को जिस जो डिस्क्रिप्शन है पेटेंट का, इन्वेंशन का, वो वर्ड उसको डिस्क्राइब करता है, उस पेटेंट को, उस इन्वेंशन को, और वही वर्ड मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड को सेल करने के लिए यूज कर रहा हूँ,
उस सूरत में वो अलाउड नहीं होता है. दिस इज व्हाट सेक्शन 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट सेज. ठीक है, so we stop over here. This particular chapter is done, and we will continue with the next chapter. Next chapter is very 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 important. Please listen to that chapter description, क्योंकि ये question आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, which is Madrid Protocol. Okay, so thank you.